स्टूडेंट्स, आई होप वेल। बेटे हमने जो है जीआईसी सीमेंट को स्टार्ट किया था, ठीक है। पार्ट 1 वीडियो आपको जो है चैनल पे मिल जाएगी। पार्ट 1 देखने के बाद ये पार्ट 2 वीडियो होगी, ठीक है। सो देन इसको कंटिन्यू कीजिएगा। पार्ट 1 के लास्ट में हमने जो है कंपोजिशन देखी थी, ठीक है। कन्वेंशनल जीआईसी के पाउडर और लिक्विड में देखा था। पाउडर में हमने सेम जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम फ्लोरो एलुमिनो सिलिकेट ग्लास पार्टिकल होते हैं, ठीक है। और साथ में हम जो है वो रेडियो पे ग्लास पार्टिकल भी डालते हैं, ठीक है। और वो क्या कर देते हैं, वो रेडियो पे कौन सा डालते हैं, बेरियम स्ट्रोंशियम, जो कि कैल्शियम को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। रेडियो पे सिटी लाने के लिए हम ये डालते हैं। और लिक्विड की कंपोजिशन हमने ये देखा था कि एक सोल्यूशन ऑफ पॉली एल्कोनाइक एसिड होता है और टार्टरिक एसिड डालते हैं ताकि जो पॉली एल्कोनाइक एसिड की विस्कोसिटी को कम कर सके, ठीक है। जब विस्कोसिटी कम होगी तो जाहिर सी बात है फ्लूइडिटी बढ़ेगी। जब फ्लूइडिटी बढ़ेगी तो खुद सोचिए सेटिंग टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो है सेटिंग रिएक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटे सेटिंग रिएक्शन जो है आपको पता है कि एसिड बेस टाइप है जीआईसी, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको पता है। सो अब हम इसको जो है देखने जा रहे हैं डिटेल में, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ना, वो एसिड फ्रॉम द एसिड अटैक द एल्यूमिनियम साइड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन जो है एसिड से निकलते हैं, ठीक है। एसिड से हाइड्रोजन आयन निकल के किस पे अटैक करते हैं, एल्यूमिनियम साइड पे अटैक करते हैं, ठीक है। और डिकम्पोजिशन करते हैं ग्लास पार्टिकल की, ठीक है। इस तरह से फिर जब रिलीज होता है कैल्शियम और एल्यूमिनियम आयन जो है एक्वस मीडियम में जो है क्या रिलीज होते हैं, कैल्शियम और एल्यूमिनियम आयन। अब वो जो कैल्शियम और एल्यूमिनियम आयन है ना, वो क्या करते हैं, वो क्रॉस लिंक करते हैं किससे, पॉली एक्रेलिक चेन से, ठीक है। जब ये कैल्शियम और एल्यूमिनियम आयन जब रिलीज होते हैं, ठीक है, तो फिर ये किससे क्रॉस लिंक करते हैं, पॉली एक्रेलिक चेन से, और क्या फॉर्म करते हैं, पॉली एसिड सोल्यूशन। इनिशियल सेटिंग है ये, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सोल्यूशन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है जेल में, ठीक है। और फॉर्म करता है सीमेंट मैट्रिक्स, और उस तरह से हार्डनेस और स्ट्रेंथ आ जाती है, ठीक है। सरफेस ऑफ द अनरिएक्टेड ग्लास पार्टिकल इज कोटेड विद अ लेयर सिलिका जेल। और जो सरफेस पे अनरिएक्टेड ग्लास पार्टिकल रह जाते हैं ना, वो कोटेड होते हैं क्लियर सिलिका जेल के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसमें बस ये याद रखिएगा कि एसिड से जो है ना, आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन एसिड से क्या होते हैं, निकलते हैं और किस पे अटैक करते हैं, एल्यूमिनियम साइड पे। जैसे ही वो अटैक करते हैं ग्लास पार्टिकल डिकम्पोज हो जाता है और कैल्शियम एल्यूमिनियम जो है मीडियम से रिलीज हो जाते हैं और वो एक्रेलिक चेन के साथ क्या हो जाते हैं, क्रॉस लिंक हो जाते हैं। इस तरह से ये इनिशियल सेटिंग होती है और पॉली एसिड सोल्यूशन एंड देन जेल, ठीक है। इस तरह से जो है ये सारा सेटिंग हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बता दिया। उसके बाद जो है जो सेट मटेरियल होता है ना, वो कंपोज हुआ होता है नॉन रेक्टिव पाउडर कोटिंग विद सिलिका जेल। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो सरफेस पे नॉन रेक्टिव पार्टिकल रह जाते हैं वो सिलिका जेल के साथ कोट हो जाते हैं, ठीक है। जो नॉन रेक्टिव पाउडर हैं वो कोट हो जाते हैं किसके साथ, सिलिका जेल के साथ, ठीक है। एमोर्फस मैट्रिक्स जो होता है वो किसका होता है, हाइड्रेटेड पॉली एसिड सॉल्ट का होता है, ठीक है। जो कि जेल होता है कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम पॉली एसिड जेल। कैल्शियम एल्यूमिनियम पॉली एसिड जेल किस तरह से बना था कि जो कैल्शियम एल्यूमिनियम जो रिलीज हुआ था, ठीक है, वो किसके साथ, पॉली एसिड चेन के साथ क्रॉस लिंक हो गए थे और किसकी फॉर्मेशन की थी, पॉली एसिड सोल्यूशन की, और देन वो ट्रांसफर हो गया था जेल फॉर्म में। तो ये वही बता रहे हैं, ठीक है, कि जो एमोर्फस मैट्रिक्स होता है ना, वो किसका होता है, हाइड्रेटेड पॉली एसिड सॉल्ट का, ठीक है। तो उसमें ये सब कुछ जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया है। वाटर इज अ कंपोनेंट ऑफ सेट मटेरियल, वाटर जाहिर सी बात है कंपोनेंट है सेट मटेरियल का, ठीक है। और वो क्या होता है, लूजली बाउंड वाटर जो है वो क्या होता है, एवपोरेट हो जाता है मटेरियल से। जो लूजली बाउंड वाटर होगा ना वो एवपोरेट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और डिसोसिएशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है। फ्लोराइड आयन रिमेन फ्री हो जाएंगे एंड रिलीज ओनली व्हेन द मटेरियल बिकम वेट, ठीक है। कि कब तभी रिलीज होंगे जब मटेरियल क्या होगा, वेट होगा। उसके बाद मैनिपुलेशन देखें, कन्वेंशनल जीआईसी की जो मैनिपुलेशन होती है, मिक्सिंग अजीव और पेपर पेड। जिस तरह से मैंने आपको पेपर पेड पे हम जो सिंपल पाउडर लिक्विड फॉर्म में जिस तरह से मैंने आपको कंपोजिशन बताई, तो पेपर पेड हम प्लास्टिक स्पैचुला से करते हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील स्पैचुला इस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्यों, क्योंकि वो जो है ना हम उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो जो है ना मिक्स को वो कर देता है, जो मिक्सचर होता है ना हमारा, क्योंकि वो क्या करता है, हम जो है स्टेनलेस, बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम प्लास्टिक से चूल्हा यूज़ कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील वाला नहीं कर सकते। तो बेटे नहीं, वो नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। वो इस वजह से क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है मेटल पार्टिकल्स को, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ जो पाउडर होता है वो इनकॉर्पोरेटेड होता है लिक्विड में, ठीक है।
और इस तरह से थिन मिक्स, अगर आपको सीमेंटेशन में यूज़ करना है, ठीक है, सीमेंटेशन के लिए यूज़ करना है तो आप थिन मिक्स को यूज़ करेंगे। अगर आपको फिलिंग या कैविटी बेस के लिए यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, थिक मिक्स करेंगे। आपको पता है कि फिलिंग टाइप टू यूज़ करेंगे, कैविटी बेस लाइनर के टाइप 3 यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। ये वाला एक पॉइंट था स्टेनलेस स्टील वाला कि वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और क्यों है वो बता दिया। दूध शुड बी क्लीन और इवन कंडीशन बाय, अब दूध जो होता है वो उसको क्लीन होना चाहिए, ठीक है, और उसे हम कंडीशन भी कर सकते हैं बाय पॉलीअल्कनोइक एसिड को एसिड से, ठीक है, बिफोर सीमेंटिंग सीमेंट एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेस्टोरेटिव मटेरियल देख लें, ठीक है। तो रेस्टोरेटिव मटेरियल शुड बी इंसर्टेड एज वन बल्क इनटू द कैविटी, ठीक है, कैविटी में एज अ बल्क हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, द एक्सेस इज रिमूव आफ्टर पार्शियल सेटिंग, मतलब जो एक्सेस मटेरियल रह जाता है ना उसको हम कब रिमूव करें, जब पार्शियल सेटिंग हो जाएगी, ठीक है। और किस तरह से रिमूव करें, शार्प हार्ड इंस्ट्रूमेंट से रिमूव करेंगे, मतलब जैसे ही हमने वो जीआईसी को एज रेस्टोरेटिव डाला, ठीक है, तो जैसे ही पार्शियल सेटिंग हो जाएगी ना, थोड़ा सा सेट होने लग जाएगा, तो हम एक शार्प इंस्ट्रूमेंट लेंगे, हैंड इंस्ट्रूमेंट लेंगे, उससे जो है एक्सेस मटेरियल होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। द मटेरियल लेफ्ट टू सेट इन 24 आवर एंड देन फिनिश, और मटेरियल को जो है हम 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। पेशेंट से कहेंगे कि आप 24 घंटे बाद आइएगा, उसके बाद हम जो है इसकी फिनिशिंग करेंगे, ठीक है। इस तरह से सरफेस जो होती है और फिलिंग या जो मार्जिन ऑफ सीमेंट है उसको हम प्रोटेक्ट किस तरह से करेंगे, स्लाइवा से, क्योंकि प्रोटेक्ट करना होगा। जो फिलिंग जो हमने की है या जो मार्जिन है सीमेंट के जो विजिबल है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है स्लाइवा से। तो हम क्या अप्लाई करते हैं, हम वार्निश को अप्लाई कर सकते हैं, रेजिन कोटिंग को अप्लाई कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। री-कोटिंग इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड आफ्टर फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग। जब 24 आवर बाद आपके पास पेशेंट आएगा उसके बाद जब आप फिनिशिंग करेंगे या उसके आप पॉलिश करेंगे तो उस मतलब पॉलिशिंग करने के बाद और फिनिशिंग करने के बाद आपको एक री-कोटिंग भी स्ट्रांगली रिकमेंड की जाती है कि आप री-कोटिंग भी साथ कर दें, ठीक है। उसके बाद जो है कैरेक्टर्स जो है कॉन्वेंशनल जीआईसी सीमेंट के देख लेते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी यही है कि फ्रेशली मिक्स सीमेंट जो होता है ना वो माइल्ड और मॉडरेट पल्प इरिटेशन कोज कर सकता है। मतलब अगर अभी आपने जो है फ्रेशली मिक्स किया है तो वो मे बी कि वो पेशेंट इनसाइड पेशेंट और ऑयल कैविटी जो है वो मॉडरेट पल्प इरिटेशन या माइल्ड जो है इरिटेशन कॉज करें, ठीक है। अकॉर्डिंगली डीप कैविटीज़ में हो सकता है ये, लाइक जो अगर कोई पेशेंट कोई ऐसा टूथ है जिसमें कैविटी बहुत डीप बन जाती है, हम जीआईसी की फिल्म कर देते हैं तो उसमें हो सकता है कि माइल्ड पल्प इरिटेशन कॉज हो, ठीक है। शुड बी लाइन विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें क्या करना चाहिए, जब डीप कैविटीज़ के लिए हमें पहले उसको किससे लाइन करना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ये ऑलरेडी सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, ठीक है। कैल्शियम डीप कैविटीज़ बनती है तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से लाइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है वरना वो पल्प इरिटेशन कॉज कर सकता है। अच्छा, मटेरियल जिस तरह से पहले ही बताया कि बेटे ये केमिकल बॉन्डिंग के लिए भी यूज़ होता है कि मटेरियल प्रोवाइड केमिकल बॉन्डिंग टू बोथ टूथ स्ट्रक्चर एंड रेस्टोरेटिव सरफेस, मतलब जो रेस्टोरेटिव सरफेस है और जो टूथ स्ट्रक्चर है इनके दरमियान जो केमिकल बॉन्डिंग के तौर पे भी ये हम इस फराम कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है जो माइक्रो लीकेज के जो चांसेस होंगे वो भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एज अ केमिकल बॉन्डिंग भी यूज़ होता है, ये पहले भी मैंने बताया था एप्लीकेशन में कि ये एज अ केमिकल बॉन्डिंग यूज़ होता है, ठीक है, बिटवीन टूथ एंड रेस्टोरेटिव सरफेस। और इस तरह से माइक्रो लीकेज के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। और फ्लोराइड रिलीज़ करता है, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि फ्लोराइड रिलीज़ करता है जिससे क्या होंगे कि कैरीज होने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे, ठीक है। कैरीज होने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे क्योंकि फ्लोराइड जो है यार इसको होने नहीं देगा, ठीक है। तो ये इसकी अच्छी बात है। उसके बाद इंटर फेशियल प्रॉपर्टीज़, बेटे आपको पता है कि जो मटेरियल है वो केमिकली बाउंडेड है, ठीक है, केमिकली बाउंडेड टू द एपेटाइट पार्ट ऑफ द टूथ, ठीक है, या बेस और बेस मेटल एलॉय और टिन प्लेटेड गोल्ड एलॉय। तो इस तरह से ये इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज दे सकता है, ठीक है, कि केमिकली बाउंडेड है टूथ से, बेस मेटल एलॉय से और टिन प्लेटेड गोल्ड एलॉय से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। यही है कि जो सेट जीआईसी होता है ना वो मोर रेजिस्टेंस टू सॉलिबिलिटी होता है, ठीक है, इन ओरल फ्लूइड में, ठीक है, एंड अदर देन अदर सीमेंट बेस ऑन द एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। तो दूसरे जितने भी सीमेंट मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं, ठीक है, जो कि मैंने पूरी एक सीरीज़ बनाई थी, ठीक है। तो उसमें जो मैंने आपको सारे सीमेंट जो पढ़ाए हैं ना तो उससे अच्छा उन सबसे अच्छा होता है जीआईसी। उस जीआईसी में मोर रेजिस्टेंस होती है सॉलिबिलिटी की, ठीक है। देन
देन अदर सीमेंट, ठीक है, ओरल कैविटी में। और फ्रेश सीमेंट जो होता है ना वो इजीली सॉल्युबल हो जाता है सलाइवा में। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, अगर हमने अभी जीआईसी को फिल किया और वो फ्रेश है तो मे भी उसके चांसेस हो सकते हैं कि वो सॉल्युबल हो जाए सलाइवा में। तो हम क्या करें, हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं कि भाई अभी ये फ्रेश है तो वैसे तो ये अच्छा है, रेजिस्टेंस है, सॉलिबिलिटी की अच्छी, मोर रेजिस्टेंस सॉलिबिलिटी है देन एनी अदर सीमेंट। लेकिन क्योंकि अभी ये फ्रेश है तो हम फिर उसको प्रोटेक्ट करते हैं रेजिन से और वार्निश कोटिंग से। ठीक है बेटे, तो ये पता होना चाहिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इसकी जो है, ये सीमेंट जो है बहुत स्ट्रॉन्गर है ऑन कंप्रेशन देन एनी जिंक ऑक्साइड बेस्ड सीमेंट। ठीक है, जो अदर आपने जिंक ऑक्साइड बेस्ड सीमेंट जो ऑलरेडी मैंने पढ़ाए हैं तो ये उससे काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्गर है कंप्रेशन में। ठीक है, और सेट मटेरियल जो है इसका ब्रिटल होता है क्योंकि इसकी जो है जो फ्रैक्चर टफनेस क्योंकि इसकी कम होती है, इस वजह से ये ब्रिटल होता है। ठीक है बेटे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ बेटे, ये ट्रांसल्यूसेंट होता है, ठीक है, ये सीमेंट, और इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सिरेमिक रेस्टोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा थर्मल प्रॉपर्टीज़ देख लें तो बेटे ये जो है लो थर्मल डिफिजिबिलिटी होती है इसकी। ठीक है, इस तरह से जो है ये कैविटी बेस के लिए यूज़ किया जा सकता है अंडर अमलगम रेस्टोरेशन। मतलब अगर कोई टूथ है जिसमें हमने अमलगम की फिलिंग करनी है, ठीक है, रेस्टोरेटिव मटेरियल हमने अमलगम को यूज़ करना है तो हम एज अ बेस जो है जीआईसी को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी लो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी है। ठीक है, और बाकी जो है प्रैक्टिबिलिटी जो है, द सीमेंट इज इजीली मिक्स हो जाता है पेपर पेड पे। ठीक है, यूजिंग ओनली नॉन मेटेलिक स्पेचुला। नॉन मेटेलिक स्पेचुला कौन सा होगा? प्लास्टिक स्पेचुला। मतलब ये इजीली मिक्स हो जाता है प्रैक्टिकली, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, पेपर पेड पे मिक्स कर सकते हैं प्लास्टिक स्पेचुला से। ठीक है, नॉन मेटेलिक स्पेचुला मीन प्लास्टिक स्पेचुला से, क्योंकि स्टेनलेस स्पेचुला जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है मेटल पार्टिकल्स को। ठीक है, ऑलरेडी ये बातें मैं ऑलरेडी बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें बीसीक्यू में भी पूछी जाती है और वाइवा में पूछी जा सकती है। ठीक है, प्रैक्टिबिलिटी को मजीद यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि भाई आपने क्लीनिंग करनी है, कंडीशनिंग करनी है टूथ सरफेस की टुगेदर विद द यूज़ ऑफ फ्रेशली मिक्स मटेरियल। ठीक है, ऑल इम्प्रूव द बॉन्ड, ताकि इम्प्रूव हो सके बॉन्ड। ठीक है, आपने अच्छे से टूथ को भी साफ कर लेना है। ठीक है, द मटेरियल शुड बी यूज एज अ लाइनर अंडर कंपोजिट रेस्टोरेशन। कि भाई ये मटेरियल जो है ना जीआईसी, ये एज अ लाइनर यूज़ होता है। ठीक है, अंडर कंपोजिट रेस्टोरेशन, मतलब जो सैंडविच टेक्निक है ना, उस एज अ सैंडविच टेक्निक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अंडर कंपोजिट रेस्टोरेशन में ये लाइनर यूज होता है। रेस्टोरेटिव मटेरियल शुड बी अप्लाइड एज वन पीस वाइल फिलिंग टूथ कैविटीज। और ये जो है रेस्टोरेटिव मटेरियल अप्लाई किया जा सकता है एक ही पीस में, आपने फिलिंग करनी है टूथ कैविटीज़ को। मतलब बल्क फिलिंग टेक्निक। बल्क फिलिंग टेक्निक किसे कहते हैं कि आपने एक ही दफ़ा में उसको जो है ना फिल करना है। ठीक है, इंक्रीमेंट में नहीं करना, लाइक मैंने जो अदर सीमेंट्स का बताया था। ठीक है, तो उसकी तरह ये नहीं है, लाइक कंपोजिट को हम इंक्रीमेंट में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नहीं है, इसको हम बल्क की फॉर्म में एक ही दफ़ा फिल करते हैं। ऐसे नहीं कि आपने एक डाला फिर आप उसको सेट फिर दूसरा, ऐसा नहीं होता है। बल्क एज अ बल्क फिलिंग टेक्निक तो पता है ना कि एज अ बल्क में आपने एक ही दफ़ा में एज वन पीस वाइल फिलिंग टूथ कैविटीज़। ठीक है, एज इंक्रीमेंट डू नॉट, ठीक है, इसके इंक्रीमेंट में नहीं डालना, वही जो मैंने आपको बताया। रेजिंग और वार्निश कोटिंग जो है रिक्वायर्ड होती है इसकी सेटिंग मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, वरना वो जो है स्लाइवा में मिक्स हो जाएगा और फिर काम का नहीं रहेगा। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फ्रेशली अगर आपने इंसर्ट किया है तो आपने उसको प्रोटेक्ट करना होगा रेजिन और वार्निश कोटिंग से। ठीक है, देन वो थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो फिर वो जो है मोर रेजिस्टेंस होगा टू सॉल्युबिलिटी। केयरफुल एंड डिले आफ्टर 24 आवर फिनिशिंग शूट फॉलोइंग विद रेजन और वार्निश। वही कि जब 24 आवर बाद आप पेशेंट को बुलाएंगे फिनिशिंग और पॉलिशिंग करने के लिए तो वहाँ पे आप प्री कोटिंग भी कर सकते हैं, वार्निश और रेजिन की कोटिंग। ठीक है, तो ये सारा है। अब मेटल मॉडिफाइड पे आ जाते हैं। ये सारा कन्वेंशनल जीआईसी का था। अब इसके बाद हम मेटल मॉडिफाइड जीआईसी, जिसमें मैंने आपको दो बताए थे, सरमिट और क्या बताया था मैंने, कैटेक सिल्वर बताया था। तो बेटे इसमें मैंने इसके नाम से ही जाहिर है कि मेटल मॉडिफाइड जीआईसी कि हम मेटल के पार्टिकल्स को इंसर्ट करेंगे, इंक्लूजन ऑफ मेटल पार्टिकल्स, वही बात है। ठीक है, विद इन दी कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीमेंट पाउडर। जो सीमेंट का जो कन्वेंशनल जीआईसी का जो मैंने सीमेंट का पार्ट बताया था ना, उसमें मेटल पार्टिकल को जब आप ऐड करते हैं ना तो वो मेटल मॉडिफाइड जीआईसी में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वेंशनल जीआईसी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले है कैटेक सिल्वर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कि सबमिट मैं आपको पढ़ा देती हूँ। चलो ये भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें क्या करना है। बेटा इसमें कुछ भी नहीं है कि सीमेंट पाउडर जो है ना सिंपल ब्लेंड किया जाता है रेगुलर ग्लास और अमलगम पार्टिकल से। ठीक है, जो सीमेंट पाउडर है ना उसको ब्लेंड किया जाता है, किससे?
ग्लास और अमलगम पार्टिकल से, ठीक है। फिर वो जो ब्लेंड होता है ना, उसको जो सीमेंट लिक्विड है पॉलीएल्कोनोइक एसिड से क्या किया जाता है, रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है कि इनको सेट किया जाता है कौन से रिएक्शन से, एसिड बेस रिएक्शन से, ठीक है। और इस तरह से जो है ये सेम जिस तरह से कन्वेंशनल जीआईसी को सेट किया गया था, ठीक है। बस इसमें क्या है कि जो सीमेंट पाउडर है ना, इसमें बस ये चीज़ है कि सीमेंट पाउडर के साथ जिस तरह मैंने बताया कि उसमें मेटल पार्टिकल डाल दिए जाते हैं, तो किस तरह से डाल जाते हैं, सीमेंट पाउडर को ब्लेंड किया जाता है ग्लास से और मलगम पार्टिकल के साथ। बाकी सेम फिर वो पार्टिकल वो जो ब्लेंड होगा, जो आपने ब्लेंड किया होगा, ठीक है, पाउडर, तो उसको फिर एल्कोनाइक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है और सेट किया जाता है एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू, सेम जिस तरह से कन्वेंशनल जीआईसी में आपने देखा था, ठीक है। इससे अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें जो हमने मेटल को ब्लेंड किए हैं, अब ये क्या कैरेक्टर्स देने वाला है, तो बेटे ये जो है लिटिल बिट हायर स्ट्रेंथ होती है इसकी कन्वेंशनल जीआईसी से। खुद सोचे, जाहिर सी बात है हायर स्ट्रेंथ होगी क्योंकि आपने मेटल को ब्लेंड कर दिया सीमेंट पाउडर के साथ, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाती है, हायर स्ट्रेंथ हो जाती है कन्वेंशनल जीआईसी से, एक ये पॉइंट याद रखना है। और साथ साथ जो है इसकी इंक्रीज रेट ऑफ सॉलिबिलिटी दिखती है। इसमें एक ये होता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा ओपेक हो जाता है, ग्रे मेटेलिक कलर, विद ग्रे मेटेलिक कलर, ठीक है। और साथ में जो है यूज़ होता है फिल दी प्राइमरी मोलर्स, जो प्राइमरी मोलर्स होते हैं उसको फिल करने के लिए यूज़ होता है, ये इसका मेन यूज़ है। बाकी इसमें ये याद रखिएगा पहला पॉइंट कि ये हायर स्ट्रेंथ होती है देन कन्वेंशनल जीआईसी, और ये इंक्रीज रेट कर देता है सॉलिबिलिटी का, ठीक है। तो ये इसका एक वो है डिसएडवांटेज कह लें, ठीक है। और बिकम ओपेक हो जाता है ग्रे मेटेलिक कलर के साथ, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है मेटल ऐड किया है तो इस तरह से शो होती है। तो ये डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है इसमें, और यूज़ भी है कि फिल प्राइमरी मोलर्स, ठीक है बेटे। तो ये कैटेक सिल्वर था। सरमिट में हम क्या करते हैं, सरमिट में हम ये करते हैं कि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर लेते हैं और उसको फ्यूज़ कर देते हैं किससे, सीमेंट ग्लास पार्टिकल से एट द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जो सीमेंट ग्लास पार्टिकल है जो मैंने आपको बताए थे आयन लीचेबल ग्लास, उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर के साथ फ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जो रिजल्टेंट पार्टिकल होता है ना, मीन जो ग्लास पार्टिकल है ना, उसको हमने फ्यूज़ कर दिया किसके साथ, स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर के साथ, ठीक है। ये फ्यूज़ कर दिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूँ, देखिए ये ग्लास पार्टिकल थे, इसको हमने फ्यूज़ कर दिया किसके साथ, स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर के साथ। अब इन दोनों को हमने क्या किया, रिएक्ट किया, ठीक है, सेम पॉलीक्रेलिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू जो है सेट किया, सेम जिस तरह से कन्वेंशनल जीआईसी में किया था और सेम जिस तरह से मैंने ऊपर बताया। ऊपर बस ये था कि उसमें ग्लास और अमलगम पार्टिकल को ब्लेंड किया गया था सीमेंट ग्लास पाउडर के साथ, और यहाँ पे क्या है, बस सिल्वर को फ्यूज़ किया गया है, ठीक है। तो बस इन दोनों में ये डिफरेंस है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो मॉडिफाइड मटेरियल की, तो ये हायर स्ट्रेंथ होती है एंड बेटर रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। इसमें हायर स्ट्रेंथ भी आपको देखने को मिलेगी कन्वेंशनल जीआईसी से, हायर स्ट्रेंथ और बेटर रेजिस्टेंस होती है टू वेयरिंग, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज आ जाती है कन्वेंशनल जीआईसी से, ये अच्छी प्रॉपर्टीज दे सकता है। द मटेरियल ऑल्सो ओपेक विद अ ग्रे मेटेलिक कलर, जाहिर सी बात है, ठीक है। ये भी ग्रे मेटेलिक कलर देता है सेम जिस तरह से आपने कैटेक सिल्वर में देखा। और ये कोर बिल्डअप के लिए यूज़ होता है, पोस्टीरियर फिलिंग इन सेलेक्टेड केसेस, पोस्टीरियर फिलिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, कोई सेलेक्टेड केसेस में भी हम पोस्टीरियर फिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक प्री मोलर्स में, मोलर्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और कोर बिल्डअप के लिए भी यूज़ होता है। तो ये मेन इसका यूज़ है, कोर बिल्डअप, पोस्टीरियर फिलिंग, ठीक है। और इसकी एडवांटेज क्या है कि ये हायर स्ट्रेंथ देता है, बेटर रेजिस्टेंस टू वेयरिंग, ठीक है। तो बस आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सरमिट और कैटेक सिल्वर में डिफरेंस मैंने बता दिया कि इसमें जो है सीमेंट पाउडर को ब्लेंड किया जाता है रेगुलर ग्लास और अमलगम पार्टिकल से, बाकी सेम वो पॉलीक्रेलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू सेट होता है, ठीक है। बस सरमिट में क्या होता है कि सिल्वर को फ्यूज़ किया जाता है। और बाकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, हायर स्ट्रेंथ देता है, इसकी एडवांटेज है, इसकी डिसएडवांटेज, इसका यूज़ है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। देन हम रेजन मॉडिफाइड पे जाते हैं। तो बेटे रेजन मॉडिफाइड में ये एक ड्यूल क्योर सीमेंट है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बताया था, ठीक है, स्टार्ट में ही बताया था। और उसमें मैंने ये बताया था कि बेटे रेजन मॉडिफाइड का मतलब क्या है कि हम रेजन मोनोमर को क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इंक्लूजन ऑफ रेजन मोनोमर और आफ्टर इट्स प्रोडक्शन टू प्रोटेक्टिव मैट्रिक्स इन विच द रेगुलर सीमेंट सेटिंग टेक प्लेस। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल जीआईसी में रेजन को ऐड कर रहे हैं और रेजन मॉडिफाइड जीआईसी इस वजह से उसे कह रहे हैं, ठीक है। तो मटेरियल
इसमें ड्यूल मैकेनिज्म ऑफ सेटिंग होता है। सेम मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, रिजल्टेंट मटेरियल जो है वो ड्यूल मैकेनिज्म ऑफ, जब आप रेजन को कॉन्वेंशनल जीआईसी में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो वो फिर क्या होता है, वो ड्यूल मैकेनिज्म ऑफ सेटिंग देता है, ठीक है। उसमें पॉलीमराइजेशन भी होती है और एसिड बेस रिएक्शन भी होता है, ठीक है। इस वजह से ये ड्यूल क्योर सीमेंट कहलाता है। तो ये बीसीक्यूज में भी आ सकता है कि ड्यूल क्योर सीमेंट क्या है, तो आपने कहना है कि रेजन मॉडिफाइड है, मतलब बाय में भी पूछ सकते हैं और बोलेंगे क्या मतलब ड्यूल क्योर, तो आपने कहना है कि ड्यूल क्योर का मतलब ये है कि इसमें ये पोलराइजेशन के थ्रू भी सेट हो सकता है और ये एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू भी सेट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सेम इसके जो है कंपोजिशन है रेजन मॉडिफाइड जीआईसी के। पाउडर में एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास पार्टिकल होता है, पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जब ड्यूल क्योर सीमेंट है तो इसमें हम पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर भी डालते हैं, ठीक है। और केमिकल इनिशिएटर, ठीक है, जो कि बेंजाइल पेरोक्साइड है। ये ऑलरेडी आपको मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था सिंथेटिक पॉलीमर में, ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमराइजेशन का जिक्र जहाँ भी आएगा ना आपको सिंथेटिक पॉलीमर काम आएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो केमिकल इनिशिएटर बेंजाइल पेरोक्साइड है, ठीक है, जो कि केमिकली एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन है। और फोटो इनिशिएटर क्या है, कैम्फोरक्विनोन है, ठीक है, ये मैंने कंपोजिट में बताया था। इन केस ऑफ लाइट एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन में आपको फोटो इनिशिएटर यूज होगा, और बोथ इन केस ऑफ ट्रिपल क्योर पार्टिकल, और ये दोनों जो है ट्रिपल क्योर पार्टिकल में भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। लिक्विड देखें, एक्वस सोल्यूशन पॉलीएल्कोनाइक एसिड का होगा और पॉली एक्रेलिक एसिड हैविंग सम कार्बोक्सिलिक ग्रुप, पॉलीएक्रेलिक एसिड भी हो सकता है कुछ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, ठीक है, जो कि मॉडिफाइड होता है विद मैथ एक्रिलेट और हीमा मोनोमर, ठीक है। तो ये सारी कंपोजिशन है। सेटिंग देख लें, इनिशियल एंड रैपिड सेटिंग ऑफ द मटेरियल इज प्रोवाइडेड थ्रू पॉलीमराइजेशन ऑफ रेजन मोनोमर। मतलब अगर आपने इनिशियल और रैपिड सेटिंग आप जब मतलब आप मटेरियल को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो आप पॉलीमराइजेशन के थ्रू उसको लेके जा सकते हैं। उसमें आपको इनिशियल और रैपिड सेटिंग देखने को मिलेगी। जबकि स्लो एसिड बेस रिएक्शन, आपने एसिड बेस रिएक्शन में आपको स्लो देखने को मिलेगी। टेक प्लेस विद इन द क्योर रेजन मैट्रिक्स, दिस रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन प्रोसेस एंड फाइनल स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। द वाटर कंटेंट इज टू लिटिल होगा, ठीक है, टू कॉम्प्लिकेट दी पॉलीमराइजेशन, ठीक है। और द प्रेजेंस इज एसेंशियल फॉर एसिड बेस रिएक्शन। अब ये जो है कि एक वाटर जो है आपने कम से कम रखना है, क्योंकि कॉम्प्लिकेट कर सकता है पॉलीमराइजेशन को, लेकिन इसकी प्रेजेंस एसेंशियल है, ज़रूरी है किसमें, एसिड बेस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो बेटे ये दोनों मैंने बता दिए साथ में। और कैरेक्टरिस्ट देख लें रेजन मॉडिफाइड जीआईसी की, तो मॉडिफिकेशन जो है वो आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड कर रही है, तो बेटे हायर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, हायर स्ट्रेंथ, हायर फ्रैक्शन और टफनेस देन कन्वेंशनल जीआईसी, ठीक है। और लोअर सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्रेशली सेट मटेरियल, जिस तरह से आपने कन्वेंशनल जीआईसी में देखा था कि फ्रेशली सेट मटेरियल में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा थी, तो हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेजन और वार्निश की कोटिंग कर रहे थे। लेकिन रेजन मॉडिफाइड जीआईसी में आपको क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है कि उसमें लोअर सॉल्युबिलिटी हो जाती है फ्रेशली सेट मटेरियल में, ठीक है, जबकि कन्वेंशनल जीआईसी में आपको हायर दिखती है। पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर इमीडिएट फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग, और पॉसिबिलिटी होती है कि इमीडिएट फिनिशिंग और पॉलिशिंग भी कर दी जाए। नो नीड फॉर रेजन वार्निश कोटिंग, जाहिर सी बात है जब उसमें लो सॉल्युबिलिटी है, ये पॉइंट इससे रिलेट करता है, जब उसमें लो सॉल्युबिलिटी है तो हमें कोई वार्निश और रेजिन की कोटिंग करने की भी नीड नहीं है। ये तो हम तब कर रहे थे जब क्या था, जब कन्वेंशनल जीआईसी में हायर सॉल्युबिलिटी फ्रेशली सेट मटेरियल में दिखने को मिल रही थी, जबकि रेजन मॉडिफाइड जीआईसी में तो लो सॉल्युबिलिटी है फ्रेशली सेट मटेरियल में। तो अब हमें कोई भी नीड नहीं है कि हम रेजिन और वार्निश की कोटिंग करें, ठीक है। लो रेट ऑफ फ्लोराइड रिलीज, अब इसका एक ये डिसएडवांटेज है कि इसमें लो रेट ऑफ फ्लोराइड रिलीज हो जाता है, जबकि कन्वेंशनल जीआईसी में एटलीस्ट हाई होता है, ठीक है, मतलब होता है इसमें भी लेकिन लो रेट होता है देन कन्वेंशनल जीआईसी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेशन देख लें तो एस्थेटिक फिलिंग मटेरियल में यूज़ होता है, नॉन स्टिक बेरिंग एरियाज पे होता है जहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा ना लग रहा हो, ठीक है। सर्वाइकल एरोजन्स में ये यूज़ हो सकता है, ठीक है। और फिशर सीलेंट के लिए यूज़ हो सकता है, केविटी बेसन लाइनर के लिए, बॉन्डिंग एजेंट के लिए, कोर बिल्डअप मटेरियल के लिए, और सीमेंट फॉर सिरेमिक रेस्टोरेशन के लिए, ठीक है। बाकी ये सब इसी एप्लीकेशन तकरीबन सेम है, लेकिन ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो रेजन मॉडिफाइड जीआईसी ना, ये नॉन स्ट्रेस बेरिंग एरियाज में यूज़ होता है एस्थेटिक फिलिंग मटेरियल, और सर्वाइकल एरोजन में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। बाकी सारे एप्लीकेशन तो ऑलरेडी आपको पता है। अब ये है कंटिन्यूस ऑफ एस्थेटिक रेस्टोरेशन के जो एस्थेटिक रेस्टोरेशन है, ये सारे हैं कंपोजिट कोपोमर ग्लोम और रेजन मॉडिफाइड जीआईसी और जीआई, ये सब जो है इसको। अब उसके बाद सीमेंट सेट बाय पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जो सीमेंट सेट होता है बाय पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, वो कौन से हो सकते हैं, वो सीमेंट जो सेट होते हैं बाय पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। एक तो रेजन कंपोजिट सीमेंट है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी वो चैप्टर मैंने आपको करा दिया है। दूसरा रेजन कंपोमर सीमेंट है, ठीक है। अब ये
कंपोजिट और कंपोमर से क्या मतलब है? तो बेटे कंपोजिट जो होता है ना उसमें रेजिन मैट्रिक्स होता है और साथ में इनऑर्गेनिक फिलर्स होते हैं और कपलिंग एजेंट होता है और पॉलिमराइजेशन इनिशिएटर होता है। ये चैप्टर मैं आपको कंपोजिट का पढ़ा चुकी हूँ और ये सारी चीज़ें मैंने आपको कंपोजिशन में बताई थी कि भाई उसमें रेजिन मैट्रिक्स होगा, इनऑर्गेनिक फिलर होगा, कम्प्लीट एजेंट, पॉलिमराइजेशन इनिशिएटर होगा। तो ये सारा कंपोजिट का है जो वो चैप्टर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और कंपोमर जो होता है ना उसमें पॉली एसिड मॉडिफाइड कंपोजिट रेजिन होते हैं। पॉली एसिड मॉडिफाइड कंपोजिट रेजिन होते हैं क्या? कंपोमर। ठीक है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से नोट करके लिख दिया। तो अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, वन बाय हम रेजिन कंपोजिट सीमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है, और कंपोमर सीमेंट को पढ़ेंगे। रेजिन कंपोजिट सीमेंट ऑलरेडी आप लोग वाकिफ़ है इससे कि भाई ये फर्स्टली डेवलप होता है 1970, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, to be used with the adhesive resin bonding bridges, they are less heavily filled composite। ठीक है, और बाकी दीज मटेरियल सेट भी है पॉलिमराइजेशन रिएक्शन, ये तो आपको पता है। अच्छा, प्रेजेंट मटेरियल जो है क्लासिफाइड अकॉर्डिंग द मोड ऑफ पॉलिमराइजेशन, लाइक केमिकल क्योर है, लाइट क्योर है और ड्यूअल क्योर है। ठीक है, इसकी बेस पे क्लासिफाई किया गया है। अब रेजिन कंपोजिट जो है, अब ये तो जस्ट वो था, इसको ये तो ऐसे ही मैंने रीड करवा दी, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि अभी जो मैंने बताया ना कि पॉलिमराइजेशन को फर्दर जो है केमिकल, लाइट और ड्यूल क्योर, जो कि ऑलरेडी आपको बताया, तो हम वन बाय वन देखते हैं। केमिकल क्योर कंपोजिट सीमेंट में ये सब ऑलरेडी आपको मैंने बताया भी है कंपोजिट के चैप्टर में कि मैनी टाइप कंटेन फोर मेटा। मीन फोर मेटा क्या मतलब है? फोर मेटा ग्राइलॉक्सी इथाइल ट्राई मेलेटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करता है? मतलब ये जो फोर मेटा है क्या प्रोवाइड करता है? केमिकली क्योर कंपोजिट में मैनी टाइप्स कंटेन फोर मेटा होते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं गुड बॉन्डिंग टू सेवरल मेटल एलॉय। ठीक है, सेवरल मेटल एलॉय के साथ ये गुड बॉन्डिंग प्रोवाइड कर रहा होता है फोर मेटा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने बता भी दी। यूज़ होता है इसके लिए सीमेंटेशन ऑफ रेजिन बॉन्डिंग ब्रिजेस। ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है सीमेंटेशन ऑफ मेटल रेस्टोरेशन लाइक इनले, ऑनले और क्राउन के लिए, और प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डेड अमलगम रेस्टोरेशन। ठीक है, उसको प्लेस करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, रेजिन बॉन्डेड ब्रिजेस के लिए भी एज सीमेंटेशन यूज़ किया जा सकता है। मेटल रेस्टोरेशन लाइक इनले, ऑनले, क्राउन के लिए एज सीमेंटेशन यूज़ किया जा सकता है। कौन सा? केमिकल क्योर कंपोजिट रेजिन। ठीक है, जिसमें क्या होता है? फोर मेटा होता है जो कि गुड बॉन्डिंग करवाता है सेवरल मेटल एलॉय। तो जाहिर सी बात है ये यूजेस तो होने थे, क्योंकि देखें रेजन मेटल रेस्टोरेशन, बॉन्डिंग, मतलब सारा जो गुड बॉन्डिंग का है ना वो सारे इसमें आ रहे हैं। ठीक है, यूजेस में। उसके बाद आ जाता है विजिबल लाइट क्योर में क्या आ जाता है? विजिबल मटेरियल यूटिलाइज होता है पॉलिमराइजेशन सिस्टम। ठीक है, दीज मटेरियल अवेलेबल डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल होते हैं। ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि भाई है क्या, किस चीज़ में और ये यूज़ किस लिए होता है। ये जो विजिबल लाइट क्योर कंपोजिट सीमेंट है ये यूज़ होता है ल्यूटिंग सिरेमिक वेनियर्स के लिए। ठीक है, तो जिस तरह से आप ये देख भी रहे हैं, ठीक है, अगर मैं इसको आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये इसके लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, वेनियर्स जो है आपको दिख रहे हैं, ये वही है सीमेंटिम सिरेमिक वेनियर्स के लिए कि भाई ये रेजिन कंपोजिट सीमेंट है, ये लेबियल वेनियर है और ये लेबियल जिंजीवा है, ये पार्शियल सरफेस है। ठीक है, ये आपको रेजिन कंपोजिट वो दिख रहा है वेनियर। उसके बाद ड्यूल क्योर कंपोजिट यूज़ आपने याद रखना है। ठीक है, ड्यूल क्योर जो है मटेरियल, देखें ये सी मैं बेसिक पढ़ा रही हूँ जो कि ऑलरेडी सब कुछ आपको पता है। ठीक है, ड्यूल क्योर मटेरियल शुड बी पॉलिमराइज्ड बाय बोथ। ड्यूल क्योर का मतलब क्या है कि भाई वो जो है पॉलिमराइज हो सकता है लाइट से भी और केमिकल से भी। ठीक है, पॉलिमराइज इवन इफ दे डू नॉट रिसीव सफिशिएंट लाइट। ठीक है, मतलब अगर इसको सफिशिएंट लाइट रिसीव नहीं हो रही तो ये केमिकल एक्टिवेशन के थ्रू भी पॉलिमराइज हो सकता है। यूजुअली सप्लाइड होता है टू पेज सिस्टम में। ठीक है, वन ऑफ देम आर यूज टू डिटरमाइन दी शेड। ठीक है, यूज होता है ल्यूटिंग कंपोजिट को ल्यूटिंग करने के लिए, सिरेमिक इनले को ल्यूट करने के लिए, एंडोडोंटिक पोस्ट के लिए और सिरेमिक क्राउन्स के लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रेजिन कंपोजिट सीमेंट की एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लें। ठीक है, तीनों तो वो पॉलिमराइजेशन वो तो मैंने बता ही दी। अब एडवांटेज क्या है कि भाई ये लो सॉल्युबिलिटी है इन ओरल फ्लूइड, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, गुड स्ट्रेंथ, अच्छी बात है। एडवांटेजेस ही पढ़ रहे हैं ना कि गुड स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज देता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ फिलर्स होता है। और लो सॉल्युबिलिटी क्यों देता है ओरल फ्लूइड में? क्योंकि इसमें रेजन बेस्ड मटेरियल है, इस वजह से लो सॉल्युबिलिटी दे रहा है ये।
और गुड स्ट्रेंथ क्यों दे रहा है? क्योंकि इसमें फिलर्स हैं। और लो फिल्म थिकनेस क्यों दे रहा है? क्योंकि लो फिलिंग लोडिंग है। गुड एस्थेटिक है क्योंकि कलर शेड है, इसमें कलर स्टेबिलिटी है, ठीक है। डिसएडवांटेज देख ले, पुअर वेयर रेजिस्टेंस है, ठीक है। देन रेगुलर कंपोजिट से, जो कंपोजिट से है ना, उससे इसकी पुअर है वेयर रेजिस्टेंस। और इसमें क्या है? रिक्वायर्ड द यूज ऑफ बॉन्डिंग एजेंट, इसमें बॉन्डिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें जो है मटेरियल पॉलीमराइजेशन जो होती है कुड बी अफेक्टेड हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और ऑक्सीजन। मतलब इसमें जो रेजिन कंपोजिट सीमेंट है ना, इसमें पॉलीमराइजेशन, ये मैंने आपको कंपोजिट में भी बताया था कि इसमें जो है मॉइस्चर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। या एक्सपोज सीमेंट मार्जिन शुड बी कोटेड विद एयर इनहिबिशन जेल। फिर हम क्या करते हैं, जो एक्सपोज सीमेंट मार्जिन होते हैं ना, उसको हम एयर इनहिबिशन जेल से क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं, ताकि ऑक्सीजन का कांटेक्ट ना हो, ठीक है, वरना वो अफेक्ट कर हो सकती है पॉलीमराइजेशन मटेरियल की, ठीक है। उसके बाद रेजिन कॉम्पोमर सीमेंट पे आ जाओ तो बेटे रेजिन कॉम्पोमर सीमेंट में एक रेजिन बेस्ड सीमेंट ही है, अ काइंड ऑफ रेजिन बेस्ड सीमेंट ही है, यूज टू सीमेंट कास्ट, जो कि सीमेंट कास्ट के लिए और मेटल एक्सट्रूशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये एक तरह का रेजिन बेस्ड सीमेंट ही है, ठीक है। और इसके पाउडर में देख लें, एल्यूमिनियम फ्लोरोसिलिकेट, ग्लास सेम, सोडियम फ्लोराइड और सेल्फ एंड लाइट क्योर इनिशिएटर डालते हैं, ठीक है। सेल्फ मतलब वही केमिकल क्योर को कह रहे हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है ना बेसिक, बेटा वो सिंथेटिक पॉलीमर वाला चैप्टर लाजमी देख लो, वरना आपको ये कंपोजिट वाला और ये जीआईसी वाला कुछ समझ नहीं आने वाला। और आगे मैं वो आपको वो भी पढ़ाऊँगी, डेंचर लाइनिंग मटीरियल से वो एक्रेलिक थी, तो उन सब के लिए आपको ज़रूरी है कि आप सिंथेटिक पॉलीमर को पढ़ ही लें। अच्छा, लिक्विड देख लें, मेथिक्रिलेट कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोमर होता है, डाइएक्रिलिक मोनोमर होते हैं और वाटर होता है, ठीक है। इसकी कॉम्पोजिशन हो गई। एडवांटेज देख लें रेजिन कॉम्पोमर सीमेंट की, ये प्रोवाइड करता है केमिकल बॉन्डिंग टू टूथ स्ट्रक्चर, ठीक है, थ्रू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ द मोनोमर, ठीक है। फ्लोराइड रिलीज करता है, हेल्प इन द इनिबिशन ऑफ रिकरेंट कैरीज, उसको इनिबिट करता है, जो रिकरेंट कैरीज है उसको नहीं होने देता, कि फ्लोराइड रिलीज करता है। हाई कंप्रेसिव ऑफ फ्रैक्चर स्ट्रेंथ देता है कंपोजिट सीमेंट की तरह ही, ठीक है। और ये हाई फ्रैक्चर टफनेस देता है। ग्लास आइनोमर जो कन्वेंशनल जीआईसी है ना, उससे कहीं ज़्यादा देता है ये हायर फ्रैक्चर टफनेस, ठीक है। तो ये इसकी एडवांटेज है। उसके बाद सेल्फ एचिंग एंड सेल्फ एडेसिव रेजिन सीमेंट, इसमें बस वही है कि भाई ऑल टाइप ऑफ रेजिन सीमेंट जो है ना वो रिक्वायर्ड होते हैं, किसके लिए? एचिंग के लिए, एप्लीकेशन ऑफ बॉन्डिंग एजेंट के लिए, टू दी सरफेस लाइक टूथ एंड रेस्टोरेशन सरफेस को सीमेंट करने के लिए, ठीक है। और दीज न्यू काइंड ऑफ रेजिन बेस्ड सीमेंट जो है वो कंटेन करता है फोस्फेट बेस्ड मोनोमर डेट हैव दी एबिलिटी टू एच, जिसमें एबिलिटी होती है कि वो एच कर सके और केमिकली बाउंड कर सके टू स्ट्रक्चर को, ठीक है। किस वजह से? फोस्फेट बॉन्ड मोनोमर होते हैं, जो अभी न्यू काइंड ऑफ रेजिन बेस्ड सीमेंट है ना, जो कि क्या करते हैं, एच कर सकते हैं और केमिकली बॉन्ड कर सकते हैं तो स्ट्रक्चर को, बस इसमें यही है, ठीक है। सो यहाँ पे एंड हो गया। अब मैंने आपको जीआईसी का ए टू जेड सब बता दिया है, ठीक है। ए टू जेड सब कुछ बता दिया है। कन्वेंशनल जीआईसी, फिर हमने मेटल मॉडिफाइड जीआईसी, फिर रेजिन मॉडिफाइड जीआईसी, फिर रेजिन कंपोजिट और फिर रेजिन कोपोमर सीमेंट, ठीक है। सबको मैंने डिस्कस कर दिया है। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया हो। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखिएगा। और सारा जो, अगर डीएम सेशन में अगर आपने इनरोल होना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल है। ओके, यहाँ पे हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा डेंचर लाइनिंग मटेरियल पे होगा, ठीक है, इंशाल्लाह। सो यहाँ पे हम एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।